नमस्कार, सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। मैं सोमेश कुमार घितोड़े, एमएससी मेंस, बीएड, सीजी सेट क्वालिफाइड, सीजी टेट क्वालिफाइड और सीजीपीएससी मेंस मैंने 5 बार दिया है और यह सीजीपीएससी मेंस 2019 के लिए भी मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। एक बार मैंने रेलवे का एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का मेंस भी दिया है और अभी सीजी व्यापम के जरिए स्कूल डिपार्टमेंट में लेक्चरर मेंस के पोस्ट पर मैं सिलेक्टेड हूँ और वर्तमान में भी सीजी व्यापम के जरिए ही लेफ्ट टेक्नीशियन के पोस्ट पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पोस्टेड हूँ। इस प्रकार कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं का मुझे अनुभव है जिसके आधार पर मैंने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि वीडियो लेक्चर आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह वीडियो लेक्चर पूरी तरह से निःशुल्क है और इसको आप सीजी व्यापम, पीएससी, प्री, मेंस, जितने भी लोकल एग्जाम हैं छत्तीसगढ़ के, उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। आशा करता हूं कि वीडियो लेक्चर आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। आज हम देखेंगे संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है, इस पर हम एक बिंदुवार चर्चा करेंगे जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, पहला है लिखित एवं विस्तृत संविधान। लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान जो है वह लिखित संविधान है। जैसे ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, लेकिन भारत का संविधान लिखित है और विस्तृत है, मतलब बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है इसको। और इसमें मूल रूप से जब संविधान निर्माण हुआ तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में भी आपके मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही हैं और उसमें और संशोधन करके और बढ़ गया है, लेकिन मूल रूप से इसको 395 ही मानते हैं। 22 भाग हैं और अनुसूची वो 12 हो गई है, याद रखिए 12 अनुसूची है। दूसरा है संविधान की प्रस्तावना। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संविधान की प्रस्तावना जो कि आपका जो अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम से लिया गया है, वहां से शुरू होता है हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होता है भारत की प्रस्तावना। मूल रूप से प्रस्तावना है जो भी संविधान का निर्माण किए हैं उनकी बातों को, उनके विचारों को मौलिक रूप से जानने के लिए कुंजी का काम करता है। यदि संविधान विशेषज्ञ या न्यायालय किसी बात पर असमंजस की स्थिति में हो तो संविधान की प्रस्तावना का सहारा लेते हैं। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना महत्वपूर्ण एक इनका अंश है इस संविधान की विशेषता का। संप्रभुता संपन्न राज्य, तीसरी विशेषता, संप्रभुता संपन्न राज्य। संप्रभु मतलब ऐसा राज्य जो अपनी आंतरिक शक्ति और विदेशी शक्ति, ये आंतरिक मामला हो चाहे विदेशी मामला, दोनों में स्वतंत्र हो, उसका निर्णय वो स्वयं करता हो, ऐसे राज्य को संप्रभु राज्य कहा जाता है। उसमें अन्य किसी स्टेट का या अन्य किसी देश का कोई दखल अंदाजी नहीं रहता, तो इसको ही संप्रभु राज्य कहा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान की कि भारत एक संप्रभुता राज्य है। वो अन्य किसी देश पर डिपेंड नहीं है, अपनी आंतरिक शक्तियां और विदेशी शक्तियों को स्वयं टैकल करता है। साथ ही साथ इसमें एक बात और है, जैसे राष्ट्रमंडल में शामिल होना उनका या संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होना, वो उनकी इच्छा पर है। भारत अपनी इच्छा से शामिल हुआ है, ना कि उनको जबरन शामिल किया गया है। तो ये बात अब भी ध्यान में रखेंगे इसको। उसके बाद है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये एक अन्य विशेषता है भारतीय संविधान की, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब यहाँ जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, उनके द्वारा यह सत्ता चलाया जाता है। ऐसा व्यवस्था भारतीय संविधान में किया गया है। तो जो भी प्रतिनिधि होते हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं लोकतंत्रात्मक ढंग से और वो फिर भारत की सत्ता को चलाते हैं, ऐसा संविधान में उल्लेख किया गया है। उसके बाद है संसदीय सरकार। संसदीय व्यवस्था यहाँ लागू है, संसदीय सरकार की व्यवस्था लागू है। जिस प्रकार ब्रिटेन में वंशानुक्रम चलता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ संसदीय प्रणाली है जो कि ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसको भी आप याद रखेंगे, ब्रिटेन से ही लिया गया है संसदीय प्रणाली में। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि जनता चुनती है और उनको मंत्री
परिषद का एक निर्माण करती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, वो कार्य करते हैं। वास्तविक कार्यपालिका की बात कहा जाए तो वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ही होता है, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो हमारे देश में भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की व्यवस्था की गई है, उसके अनुरूप यह शासन चलता है। उसके बाद है मूल अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए, जो कि एक महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी भी देश के संविधान की विशेषता के बारे में बात करें तो मौलिक अधिकार जो जनता को मिला हुआ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार होता है। तो भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार 6 बताए गए हैं, जो कि जो मूल नागरिक है यहाँ के भारत के, उनको ही ये अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद है राज्य के नीति विषयक तत्व। एक अन्य विशेषता है राज्य के नीति विषयक तत्व। कोई भी राज्य है उसका एक नीति विषयक तत्व होता है, जो कि उसको कल्याणकारी राज्य बनाने की अवधारणा प्रदान करता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायता करता है। याद रखेंगे, जो नीति विषयक तत्व है वो न्यायालय में याचिका दायर करने लायक नहीं है, मतलब न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। उसको आप न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवा सकते, वो पूरी तरह से राज्य की व्यवस्था पर निर्भर करता है। तो राज्य के नीति तत्व, जो कि मूल रूप से आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण एक विशेषता है भारतीय संविधान की। उसके बाद है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एक अन्य विशेषता, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसके अधीन उच्च न्यायालय होंगे, फिर अधीनस्थ न्यायालय होंगे। तो यहाँ पर न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। इनको किसी प्रकार का कोई उस पर निर्देशन नहीं है, नियंत्रण नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, अपनी नियुक्ति से लेकर उनकी जितनी भी कार्यवाही है वो स्वतंत्र है। तो इस प्रकार ये जो भारत का न्यायपालिका है वो एकीकृत है और स्वतंत्र है। ऐसा संविधान में उनको पूरी तरह से छूट प्रदान की गई है। साथ ही साथ इसमें रिट भी मौलिक अधिकार, ये संविधान का संरक्षक का कार्य करता है, सर्वोच्च न्यायालय। इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद है एकल नागरिकता। एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, एक उस देश की नागरिकता होती है और एक उस स्टेट की नागरिकता होती है जहां वो निवास करता है। इस प्रकार की व्यवस्था अमेरिका में है, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था लागू नहीं की गई है। यहाँ एकल नागरिकता है, केवल वो भारत का नागरिक होगा, न कि कोई स्टेट का जहां वो रहता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद है कठोर एवं लचीला संविधान। भारतीय संविधान को कठोर और लचीला संविधान का मिश्रण कहा गया है। कठोर इसलिए कहा गया है कि कहीं कहीं पर जो संविधान की संशोधन की प्रक्रिया है बहुत जटिल है, तो आसानी से उस पर संशोधन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए वहां पर वो कठोर हो जाता है। और लचीला जो आसानी से साधारण बहुमत से संसद में पास हो जाता है, तो ऐसे जो संशोधन है जिसके कारण इसको लचीला कहा गया है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कि मिश्रण कहा गया है इसको, और इसी लचीला और कठोर के मिश्रण के कारण इसको भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। इसको भी याद रखिए, वकीलों का स्वर्ग। इसके बाद है केंद्र उन्मुख संविधान। भारतीय संविधान केंद्र उन्मुख संविधान की विशेषता रखता है, अर्थात केंद्र की ओर झुकाव इसका ज्यादा है। केंद्र की ओर झुकाव ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आपातकाल में केंद्र पर सभी शक्तियां विद्यमान हो जाती है, केंद्र के इसमें आ जाता है सभी शक्तियां। और उसके बाद आप जैसे राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, उसमें केंद्र की भूमिका रहती है। ऐसे बहुत से और अन्य कारण भी हैं जो कि उनको केंद्र उन्मुख बनाता है भारतीय संविधान को। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य की बात कही गई, एक महत्वपूर्ण विशेषता पंथ निरपेक्ष, अर्थात कोई राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, न ही किसी एक विशेष धर्म को प्रोत्साहन देगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा प्रदान करता है भारतीय संविधान। याद रखेंगे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। याद रखेंगे 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको बाद में जोड़ा गया था। क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग निवास करते हैं,
तो उस परिस्थिति को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य मतलब हर कोई बराबर हो, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण और न्यायिक शोषण, सभी प्रकार के शोषण से मुक्त अवधारणा है, समाज की अवधारणा है। इसको समाजवाद की संज्ञा दी गई है कि इसमें आर्थिक रूप से सभी को समान अधिकार हो, सबके लिए समानता की भावना हो, भातृत्व की भावना हो। तो इस प्रकार से समाजवादी राज्य की स्थापना एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, जो कि रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य ये बाद में जोड़ा गया, 51 का अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के हैं। जो वहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उनका कर्तव्य है कि उन निर्देशों को पालन करें। जैसे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सम्मान करना, और धार्मिक सद्भावना रखना, और जो भी हमारे पूर्वज हैं जो देश की आज़ादी में बलिदान दिए हैं, उनका सम्मान करना। तो बहुत सारे ऐसे विरासत को सम्मान करना, विरासत की देख रेख करना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आती हैं। तो जो कि एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान की। इसके बाद है विधि का शासन। विधि का शासन मतलब विधि के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो जनता हो, चाहे वो कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी राजनेता हो, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, सबके सामने, विधि के सामने वो सब चीज समान है और सबके लिए एक ही समान विधि है। तो इस प्रकार ये विधि की शासन की व्यवस्था की गई है, एक विधि या संविधान के अनुसार वो चलते हैं। उसके बाद है एक विशेषता वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। वयस्क मताधिकार मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ उस समय 21 वर्ष था। 21 वर्ष की आयु के लोग वोट कर सकते थे, लेकिन 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा उम्र की सीमा 21 से 18 की गई। याद रखेंगे कि वर्तमान में 18 वर्ष है वयस्क मताधिकार, जिसके द्वारा वो जनता है अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि के माध्यम से देश का शासन चलता है। तो ये वयस्क मताधिकार एक मतलब देशभक्ति की भावना भी जगाता है कि हम इस देश के शासन चलाने के लिए हम इस देश के प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, तो इसमें भी हमारा योगदान है, ऐसा करते हैं। इसके बाद संसदीय एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय। मतलब संसद जो कानून बनाएगी और सर्वोच्च न्यायालय जो निर्देश देगी, इन दोनों के बीच एक समन्वय है। एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते, और केवल न्यायालय तभी हस्तक्षेप करता है जब मौलिक अधिकार का हनन हो, या उनको लगता है कि ये जनता के हित में नहीं है ये कानून, तो तभी ये हस्तक्षेप करता है। अन्यथा इनके मतलब ऐसा समन्वय संविधान में निर्मित किया गया है कि वो दोनों स्वतंत्र हैं। इसके बाद है विकेंद्रीकृत व्यवस्था। एक अन्य विशेषता है विकेंद्रीकृत व्यवस्था, मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना की गई है। पंचायती राज की स्थापना, नगरीय निकाय की व्यवस्था की स्थापना, इस प्रकार की व्यवस्था करने वाला जो अपना जो सत्ता का केंद्र का जो ये है, सत्ता का हस्तांतरण किया गया है, ऐसा किसी देश के संविधान में नहीं है। केवल भारतीय संविधान में इस प्रकार का एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में पंचायती राज या नगरीय निकाय व्यवस्था को लागू किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यवस्था है भारतीय संविधान की विकेंद्रीकृत व्यवस्था। इसके बाद अनेक देशों को संवैधानिक तत्वों का समावेश। जो भारत का संविधान बना है वो बहुत सारे देशों का जो मूल रूप से अच्छे संविधान थे और उनको यहाँ लागू किया गया है। जैसे आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, नीति निषेध तत्व आयरलैंड से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, संघ या फिर संवर्ती सूची वाला है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब व्यवस्था विभिन्न प्रकार के देशों के संविधान से लिया गया है, जो कि हमारे देश के अनुरूप फिट बैठते थे। तो इस प्रकार के जो भारतीय संविधान की विशेषताओं में महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि विभिन्न प्रकार के देशों के संविधान का एक सम्मिश्रण है ये भारतीय संविधान। इसको भी हम एक अलग बिंदु पर देखेंगे, एक अलग टॉपिक पर देखेंगे कि किस किस देश के संविधान देश से कौन कौन सा संविधान के अंश लिए गए हैं। तो इस प्रकार भारतीय संविधान की मूल रूप से इतनी विशेषताएं हैं जिसको आपको परीक्षक दृष्टि से बिल्कुल पॉइंट को तो बिल्कुल याद रखना है, उसको फिर डील करना है। मेंस में बिल्कुल एक अच्छा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या है।
तो साथ ही साथ इन विशेषताओं को ऑप्शनल जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी, व्यापम में भी पूछ देता है, पीएससी प्री में भी पूछ देता है कि कौन कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है या नहीं है। तो इस दृष्टि से आप इतने बिंदुओं को बिल्कुल आप याद कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आप भारतीय संविधान की विशेषताओं को अच्छे ढंग से आप इसका जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसको आप डील कर पाएंगे। इस प्रकार वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियो, लगभग 100 से ऊपर वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। आप उसे जाकर देख सकते हैं। पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने डेली करंट अफेयर्स और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया हुआ है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।